मेरे जो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने कल स्टार्ट किया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है हाउस फैसिलिटी। इसकी हाउस फैसिलिटी की कहानी ऐसी थी कि इसमें एक महिला है श्रीमती रेणु, जो कि कोलकाता में रहती है। फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो आ जाती है, अलवर आ जाती है। वहाँ पे उसको हाउस फैसिलिटी मिलती है और पहले भी थी। और जो कोलकाता वाली जो है वो उसे खाली कर देनी चाहिए थी एज पर द रूल, क्योंकि अब वो अलवर आ चुकी है। पर उसने वहाँ का खाली किया नहीं। पूरा साल समाप्त हो गया, मार्च तक उसने खाली नहीं किया। तो 4 महीने तक गत वर्ष में उसके पास दोनों मकान थे। तो जब दोनों मकान थे तो इसमें रूल ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 2 मकान हो तो 90 डेज तक, यानी 3 महीने तक तो उसके आपके केवल जो सस्ते वाला मकान है, कम रेट वाला, वो टैक्सेबल होगा। और जब 3 महीने बीत जाएंगे, जैसा कि इसमें बीत चुके हैं, 4 महीने तक था उसके पास, तो 3 महीने तो एक मकान और चौथे महीने में दोनों मकान टैक्सेबल होंगे। तो उसको कैसे करेंगे वो अपने को यहाँ पे लेना है। तो वर्किंग नोट लिखे। वर्किंग नोट नंबर कितना आएगा? 3rd। हाउस फैसिलिटी। हाउस फैसिलिटी में आपके 3 अपने को कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो 3 ऐसे कॉलम बना लें, 1, 2 और 3। 3 कॉलम आपके, सबसे पहला कॉलम हो गया 9M यानी 9 मंथ्स। फिर आएगा 3 मंथ्स और फिर आएगा 1 मंथ। 9 नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 1 मंथ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप देखो उसके 8 महीने उसके पास एक मकान था, सही है ना? तो 8 महीने के लिए तो एक मकान ही टैक्सेबल होना है। तो इसमें नियम ये होता है कि जब आप मकान की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको उसी रिलेवेंट पीरियड की सैलरी चाहिए होती है। काउंटिंग ऑफ सैलरी जो होती है ना, उसी रिलेवेंट मंथ की चाहिए। तो उसी रिलेवेंट मंथ की चाहिए, तो 8 महीने एक मकान टैक्सेबल होना है। तो 8 महीने कौन सा होगा? कोलकाता वाला। क्यों? क्योंकि 8 महीने तो कोलकाता वाला ही था, 2 थे ही नहीं। 3 महीने में दोनों में से कम तो अलवर वाला हो जाएगा। ओके, दोनों में से जो कम है तो अलवर वाला ही कम होगा, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे 7.5% ही लेंगे। और उसके बाद में कोलकाता प्लस अलवर दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि अब 3 महीने बीत चुके हैं। तो अब सारी कहानी समझ में आती है। 8 महीने तक उसके पास एक ही मकान था ना, वो टैक्सेबल होगा। तो पहला कॉलम क्लियर हो गया। 8 महीने, 90 दिन तक, यानी 3 महीने तक दोनों में से कोई एक होता है जिसकी रेट कम लगे, जिसकी वैल्यू कम हो। तो ऑब्वियस है कलकत्ता वाला जो है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए 15% का होगा। जबकि अलवर वाला है उसकी पॉपुलेशन कम है, तो उसमें 7.5% होगा। ठीक, तो दोनों में से कौन सा करेंगे? अलवर वाला करेंगे। और जब 3 महीने बीत जाएंगे तो फिर दोनों ही टैक्सेबल हैं, इसलिए कोलकाता वाला भी है और अलवर वाला। क्लियर? कोलकाता वाला जब आप टैक्सेबल करने वाले होंगे तो ये 15% ऑफ सैलरी होगा, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। और अलवर का जब आप करेंगे तो वो 7.5% से टैक्सेबल होगा, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है ऑफ सैलरी। लेकिन जब दोनों टैक्सेबल की बात आएगी तो हो जाएगा 15 प्लस 7.5 बराबर 22.5% टैक्सेबल ऑफ सैलरी। ये कहानी है इस कंसेप्ट में
आप लोगों को समझने के लिए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कंसेप्चुअल पार्ट समझना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तो अपने आप होती जाएगी। अब इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें ये देता है कि हमें 8 महीने की सैलरी चाहिए। तो हाउस फैसिलिटी में 8 महीने की सैलरी में सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी दे रखी है। बेसिक सैलरी कितनी है बेटा, देखो एक बार। वो तो पूरे साल की है बोल रहे हो ना, सही है? तो पूरे साल की तो लेनी नहीं है, हमें लेनी है बेसिक सैलरी केवल 8 महीने की बेसिक सैलरी। तो 8 महीने में पहले 8 महीने चाहिए, तो उसमें अपने पे स्केल था इसमें, है ना? तो पे स्केल में आपने कितना था, 5300। चेक करो, है ना? नहीं तो ये रहा, आप साथ में देख लो यहाँ पे बेटा, ये रहा। पहले 9 महीने में 5300 था और बाद के जो टाइम है उसमें 3 महीने में 5400 था। तो हमें पहले 8 महीने चाहिए, तो पहले 8 महीने 5300 ही है। तो यहाँ पे 5300 इंटू 8 कितना होता है, 42,400। उसके बाद में अलवर में हमें 3 महीने चाहिए। कौन से 3 महीने, 8 महीने के बाद वाले 3 महीने। तो एक तो महीना हो जाएगा 5300 का और एक हो जाएगा 5400 का, है ना? तो 5300 इंटू 1 प्लस 5400 इंटू 2, क्योंकि 3 महीने चाहिए ना, तो 5300 का तो एक हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने में एक बच गया था, और 5400 के 2 हो जाएंगे। तो कितनी आती है इसकी अमाउंट, 16,100। गुड, समझ में आ रहा है बराबर? उसके बाद में अगला पार्ट है केवल 1 महीने की। तो लास्ट में उसकी सैलरी थी 5400 इंटू 1, तो हो गया 5400। बेसिक सैलरी समझ में आती है प्यारे बच्चों? बेसिक सैलरी के बाद में डीए है, कितना है डीए, तो 12,780 नहीं है, कितना परसेंट है, 20% है। तो 20% सबका लिखना है, तो डीए हो जाएगा 42,400 का 20% लेना है। कितना बेटा, 8,480। दूसरे का 3,220 और तीसरे का 1,080। डीए के बाद में एक एंटरटेनमेंट अलाउंस भी दे रखा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपए पर मंथ है, तो ईए लिखो, 500 रुपए पर मंथ। तो गुणा ही तो करनी है, पहले में 4,000, दूसरे में 1200, 500 है ना, 1500 होएगा, 1500, और तीसरे में 500। अगर आप टोटल लगाओगे तो वापस वही आएगी जो पूरे साल की है, ये भी विशेष चीज है। 4,000 कैसे आया, ये रहा 500 इंटू 8, 8 पंजे 40, 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 1 500। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आता है, क्योंकि हाउस फैसिलिटी की वैल्यू में सैलरी का मतलब सब चीजें होती हैं सुविधाओं को छोड़कर। नेक्स्ट आपके दे रखा है, देखो एजुकेशन अलाउंस कितना है, एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल। तो यहां पे लिखो एजुकेशन अलाउंस, ठीक है? तो वो आपकी 1200 रुपए है, तो पर मंथ कितना हो गया, 100 रुपए पर मंथ हो गया। साल भर का 1200, तो एक महीने का 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, 300, 100। ओके,
फिर हॉस्टल अलाउंस है क्या इसमें? तो हॉस्टल अलाउंस भी सेम है, वो भी 100 रुपये पर मंथ आएगा, क्योंकि 1200 रुपये पूरे साल का है ना? तो पूरे साल का है तो उस हिसाब से इसको लेना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो 100 रुपीज पर मंथ है तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 800, फिर 300 और 100। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके इसमें काउंट हो, क्योंकि कैश में इतना ही है, अलाउंसेज इतने ही है, तो ले लिए तो टोटल लगा दो। तो टोटल इसकी आती है पहले की पूरा पूरा 56,480, ये सैलरी हो गया। और दूसरे का कितना आता है? 21,420। और तीसरे का 7,180। अब क्या करना है? अब अपने देखो टेबल में ऊपर ही ऊपर दे रखा है कितना परसेंट लेना है इसका। तो वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी, तो 15% लेना है 56,480 का, 8,472। गुड। फिर दूसरे का 7.5% लेना है 21,420 का, 1,607। ठीक है। अगला 22.5% लेना है 7,180 का, 1,615। 50 उधर बढ़ा दिए तो इधर कम कर दो, एक ही बात। रुपए का अंतर आ जाएगा, वरना मैं तो कर दूंगा। हो गया। तीनों फैसिलिटी समझ में आई है ना? टेक्निकल क्वेश्चन। और रूल क्लियर हो गया। जो रूल था ना, सिंगल लाइन रूल था कि 90 दिन तक एक मकान कम वाला टैक्सेबल होगा और उसके बाद में दोनों होंगे, वो नियम पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये चीज आप सीखें यहाँ पे कि सैलरी जो होती है, जब भी हाउस फैसिलिटी निकालते हैं तो जितने महीने की हाउस फैसिलिटी होती है उसी रिलेवेंट पीरियड की सैलरी चाहिए होती है। अगर किसी व्यक्ति को 8 महीने से अपने हाउस फैसिलिटी मिली है तो सैलरी उसी 8 महीने की होगी। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं रिलेवेंट पीरियड। तो ये क्वेश्चन उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब तीनों की टोटल करनी है। टोटल तो तीनों जोड़ दो, 8,472 प्लस 16,07 प्लस 16,115 कितना आता है? 11,694। ये आपके हाउस फैसिलिटी आया। ये ऊपर चला जाएगा अपने मेन सवाल में, तो इसे यहाँ पे ऊपर मेन सवाल में लिखो। कितना आया था बेटा? 11,694। यहां तक का टोटल लगाना है तो ग्रॉस सैलरी आएगी यहां तक का टोटल लगाना है पूरे क्वेश्चन का। यहां से शुरू करना है, यहां से लेके यहां तक का सारा क्वेश्चन टोटल लगाना है। बिना आवाज किए टोटल कर लो बेटा।
1,90,874। ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गया। ये आगे आवाज नहीं करे बेटा, रिकॉर्डिंग में जा रही है, वो शोर होता है, आपको ही सुननी है। उसके बाद में लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA 50,000 घटा देंगे। और कोई छूट इसमें है नहीं, तो घटाने पर कितना आता है टैक्सेबल? 1,40,874। आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया है बेटा, ये आपका इसका आंसर हो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कल इसीलिए इसको कराया नहीं था, मुझे पता था कि इसमें फिर आधे घंटा लगेगा। टेक्निकल पॉइंट है ना, समझ में आते आते आता है। अब तो अच्छे से आ गया। अब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। टेबल, और ये क्वेश्चन एक्चुअली उसी के लिए इम्पोर्टेंट था और पेपर में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आवाज नहीं करे बेटा, अभी कौन सा किया था? 12। तो अब 13 करना है ना, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 13, 13। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अभी स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा सा वो फोटो ले लेते उसका आगे। क्या तारीख है आज? 2/4 है ना? 2/4। ये क्वेश्चन संजय बनर्जी, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है श्री संजय बनर्जी, जयपुर, आबादी 27 लाख। तो पॉपुलेशन दे रखी है 27 लाख, कि एक निजी कंपनी में काम करते हैं प्रबंधक के पद पर। गत वर्ष के लिए वे अपनी आय का निम्नलिखित विवरण देते हैं। उनको 12,000 रुपये उद्गम स्थान पर कर की कटौती। ये जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती होता है उसको बोलते हैं TDS, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS।
कटौती के बाद और 10,800 प्रमाणित भविष्य निधि यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करने के बाद और वेतन का 10% मकान किराए की कटौती के बाद, यानी ये सारी चीजें घटाने के बाद 60,000 रुपये शुद्ध वेतन प्राप्त हुआ, यानी नेट सैलरी उसको मिली। तो जब भी कभी प्रश्न में नेट सैलरी दिया हुआ है तो इसका मतलब उसमें कुछ चीजें घटी हुई है। तो जितनी भी चीजें घटी हुई है उनको वापस जोड़ दो, क्योंकि हमारा प्रश्न हमें सिखाता है कि ग्रॉस सैलरी लेनी होती है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए जो जो चीजें कटी हैं वो वापस जोड़ देंगे। आगे महंगाई भत्ता 600 रुपये प्रति माह है तो डीए हो गया। बोनस 9,000 रुपये है तो वो एनुअल है। 2 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है, सारे कर मुक्त हो जाएगा क्योंकि 2 ही बच्चे और 100 रुपये मिल रहे हैं। प्रति माह भी है और प्रति बच्चा है, यानी प्रत्येक बच्चे के लिए मिलता है। बिक्री पर कमीशन 10%, कमीशन ऑन सेल्स 10% है और कंपनी का गत वर्ष का विक्रय 4 लाख रुपए है तो कमीशन ऑन सेल्स अपने निकाल लेंगे। 4 लाख का 10% 40,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस 600 रुपये प्रति माह है। ये सारी चीजें आप लोगों को आती है, अब देखो अच्छे से लाइन टू लाइन समझ में आ रहा है, खाली पहला पॉइंट नया है इसमें। आगे लिखता है यात्रा भत्ता 9,000 रुपये, यात्रा पर व्यय की गई वास्तविक राशि 6,000, तो 9,000 माइनस 6,000 बाकी टैक्सेबल। उनको गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा 1,000 रुपये पानी और बिजली की सुविधा दी गई तो टैक्सेबल हो जाएगी इसके, क्योंकि ये विशिष्ट कर्मचारी है। उनको कार्यालय समय में 800 रुपये प्रति माह की दर से मुफ्त नाश्ता दिया गया तो नाश्ता टैक्स फ्री होता है, खाना टैक्सेबल होता है, नाश्ता तो फ्री है। उनकी व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का प्रीमियम 2,000 रुपये नियोक्ता द्वारा चुकाया गया, व्यक्तिगत को अंडरलाइन कर लो, टैक्सेबल हो जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला पार्ट, वे कंपनी के मकान में निवास करते हैं जिसका उचित किराया कहते ही मकान नियोक्ता का हो जाता है। इस किराए का कोई उपयोग अपने को करना नहीं है। इस मकान के साथ उनको एक चौकीदार भी दिया गया है तो चौकीदार जो है वो हो गया। एक रसोईया दिया गया है, सुविधा दी गई जिसके लिए नियोक्ता प्रत्येक को 400 रुपये प्रति माह भुगतान करता है, ये टैक्सेबल हो जाएगा दोनों ही। अगर इसमें गार्डनर होता माली तो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि मकान नियोक्ता का हो तो माली की फैसिलिटी टैक्स फ्री होती है। रूल्स पढ़े होंगे आपने बार बार, और आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे जो रूल्स हमने पढ़े हैं पहले वीडियो में सब कुछ वही है, कहीं अंतर नहीं है। उनको एक मोटर कार जिसकी क्षमता 1.8 लीटर की है, कार्यालय और निजी दोनों उपयोग के लिए दी जाती है, जिसके चलाने और रख रखाव के व्यय चालक के वेतन सहित नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। तो सब कुछ चीजें यस 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 हो रही है। तो 1800 और 2400 वाला नियम होता है, तो 2400 का नियम हुआ तो 900 और जुड़ जाएगा, 3300 रुपये प्रति माह है। डेट इसमें कोई दे नहीं रखी तो पूरे साल की आ जाएगी। नियोक्ता ने भविष्य निधि में 18,000 रुपये का अंशदान किया और इस भविष्य निधि में 13% वार्षिक की दर से 16,250 रुपये की राशि का ब्याज जमा किया गया। तो ये आरपीएफ हो गया। तो आरपीएफ का नियम जो हमें पता है ना, तो वो हम सॉल्व कर देंगे बिल्कुल। आगे लिखता है निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री संजय बनर्जी की वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए। और ये आपका जो क्वेश्चन हमने हिंदी में पढ़ा वो सारा यहाँ पे इंग्लिश में मैं ले रहा हूँ, तो वो भी आप एक बार इस पर देख लें। सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, कोई चेंज नहीं है ना। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। अब सॉल्यूशन पार्ट में पहला वर्किंग नोट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा इजी क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे इसमें। पूरी इनकम टैक्स में फॉर्मेट यही रहना है, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। वर्किंग नोट ही खाली बदलेंगे और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर 13। इसमें सबसे पहले आप लोगों को लेना है कंप्यूटेशन।
ऑफ क्या पूछा है इस प्रश्न में? टैक्सेबल सैलरी पूछा है, इसमें भी है ना टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर, नाम लिख देंगे, फॉर AY असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, सबसे पहले आप पहला वर्किंग नोट के लिए आएगा नंबर 1 बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1, और होती कौन सी है? ग्रॉस सैलरी होती है, ताकि कभी भी नेट सैलरी दिया हुआ हो तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें ग्रॉस सैलरी ही उसमें लेनी है। तो वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, तो यहां पे लिखिए वर्किंग नोट 1 ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का बहुत बेसिक नियम है कि नेट सैलरी में बाकी सारे जोड़ दो। नेट सैलरी, नेट सैलरी आपको प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 60,000 दे रखा है, तो 60,000 उसमें से सबसे पहले उसने TDS काटा है क्या? तो TDS लिख दो खाली, वो आपकी कितना है? 12,000 जोड़ देंगे। उसके बाद में आपके कंट्रीब्यूशन है RPF का, तो वो कितना है? 10,800। और क्या है? अब आगे अमाउंट नहीं दे रखी है, आगे परसेंटेज दे रखा है, तो पहले यहां तक का टोटल कर लो, 82,800। ये 90% है ऐसा मान सकते हैं हम, क्योंकि 10% कटने के बाद है, तो ये 90% है। तो टोटल, सॉरी आप इसको ऐसे ले लो, क्या नाम है, रेंट है ना, रेंट के लिए जो कटौती हुई रेंट डिडक्शन है ये, तो वो आपके 82,800, ये 90% है, हमें 10% चाहिए, तो वो 90% चाहिए ना, 10%, 100% नहीं चाहिए, 10% चाहिए। कितना आता है? 9,200। तो टोटल कितना आएगा? 92,000। सही बात है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब आप ये कह रहे हो कि सर बट्टे 90 इंटू 100 कर लेते तो 92 में पूरा ही आ जाता, तो इतना तो मुझे भी पता है, तभी तो टोटल अपने आप लिख दी। उसमें ऐसा इसलिए नहीं किया कि हमें ये भी तो पता चाहिए ना कि भी रेंट कितना कट रहा है उसका। 9,200 रेंट का कट रहा है, तो जब हम रेंट की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उस समय उसको लेस करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये रेंट पेड हो गया ना, कर्मचारी से अगर कोई वसूल करता है किराया, तो किराया वसूल कर रहा है उसमें 9,200, ये लेस हो जाएगा। अब आगे, तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी या बेसिक सैलरी कह सकते हो, यहां पे लिखे 92,000। उसके बाद में आप लिखें DA, डियरनेस अलाउंस नंबर 2। तो DA कितना है? 600 इंटू 12, 7,200। नंबर 3 बोनस है 9,000, सीधा ही है, एनुअली लिखना है, तो 9,000। एजुकेशन अलाउंस चौथा, एजुकेशन अलाउंस तो एग्जम्प्टेड आ जाएगा, और यहाँ पे नील या डैश कर सकते हैं आप। उसके बाद में कमीशन ऑन सेल्स आएगा, 5th पॉइंट, कमीशन ऑन सेल्स, तो वो 4 लाख का 10%, 40,000 हो जाएगा। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस है, छठा पॉइंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलता है? 600 रुपये है, तो 600 इंटू 12 हो जाएगा,
7,200। उसके बाद में ट्रैवलिंग अलाउंस है 7वां पॉइंट। तो वो आपके इसको मिला तो था, इसका प्रश्न में कहा है 9,000, इसमें से एक्सपेंसेस कर दिया 6,000, तो जो बचत है वो टैक्सेबल होती है, तो 3,000 टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद में यहां तक ये लगभग आपके सारे अलाउंसेस हैं। और अब अपने को इसमें लेना है फैसिलिटीज को। तो इसमें सबसे पहले आप देखो अगला कौन सी है फैसिलिटी, लाइट एंड वाटर है। तो 8वां पॉइंट हो गया फैसिलिटी ऑफ लाइट एंड वाटर। वो आपकी कितनी है बच्चों, 1,000 रुपये है, सीधा दे रखा है, पर मंथ नहीं है ना, तो वो पूरा ही एज इट इज आ जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में अगला है वॉचमैन और कुक है, नाश्ता टैक्स फ्री है। वर्किंग नोट में लिख दो, जल्दी से लिखो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2, कार्यालय पर नाश्ता या पास्ता कर मुक्त होता है, एग्जम्प्टेड। ये जितनी भी चीजें आती है ना इस तरह की कर मुक्त, जैसे ऊपर एजुकेशन अलाउंस आया था तो वो भी वर्किंग नोट में आप लिख सकते थे, वो लिखनी ही है, मैंने आपसे कहा है कि लिख देना। नेक्स्ट अगला बोलो, नाश्ते के बाद में पर्सनल है ना, पॉलिसी है, किस चीज की है, व्यक्तिगत है, पर्सनल है, मतलब टैक्सेबल होना चाहिए। अब इसमें दुर्घटना बीमा यदि हो तो वो कर मुक्त होती है, ठीक है। अगर LIC होती, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, तो टैक्सेबल होता। दुर्घटना बीमा कर मुक्त होती है। तो फिर एक वर्किंग नोट लिख दो, वर्किंग नोट 3, दुर्घटना बीमा कर मुक्त होती है। तो ये भी वर्किंग नोट हो गया। यानी अगर यहां पे जीवन बीमा होता तो टैक्सेबल कर देते, दुर्घटना बीमा कर मुक्त होती, चाहे वो पर्सनली क्यों ना हो। नेक्स्ट और क्या है, अच्छा हाउस फैसिलिटी हो गया ना। हाउस फैसिलिटी बाद में कर देंगे, पहले नौकर कर दो उसमें, है ना। वॉचमैन और कुक कितना रुपए मिलता है पर मंथ, हाँ तो लिखो वॉचमैन एंड कुक, तो 400 रुपए प्रत्येक को मिलता है। तो 400 इंटू 2 इंटू 12 कर दो, 9,600 होगा, 9,600। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, कार फैसिलिटी, बहुत ही बढ़िया है। पॉइंट नंबर 10 कार। तो कार फैसिलिटी में 4 बातें टिक हो रही थी, नियोक्ता की कार है, व्यक्तिगत और ऑफिशियल दोनों यूज में आती है, सारे खर्चे नियोक्ता देता है, और ड्राइवर साथ में है, और कार 1.6 से ज्यादा की है। तो सारी बातें ये कहती है कि 2,400 रुपये तो कार का प्लस 900 रुपये ड्राइवर का, इसको गुणा कर दो 12 से, तो ये आपके होती है 39,600। अब आप देखो कार का इतना बड़ा रूल है, पर कैलकुलेशन में जब आता है तो इतनी सी बात है, पर है तो रूल ही, फॉलो उसी से होएगा। कार के बाद में नेक्स्ट क्या है बच्चों, RPF है, RPF कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 11, कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन ऑफ आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? पीएफ ही तो होता है, आरपीएफ है। पीएफ आरपीएफ एक ही है। आगे हाँ बोलो। वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी में जोड़ा आपने खुद ने, इसलिए अपने आप टैक्सेबल हो गया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमें टैक्सेबल करना होता है। देखो लिखा क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर। क्लियर? ये नियम में भी यही है। एम्प्लॉय का तो ऑटोमेटिक टैक्सेबल ही होता है, एम्प्लॉयर का लेना है। तो एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 18,000। तो यहाँ 18,000 लिख दो, लेस 12% ऑफ सैलरी। 12% तक कर मुक्त होता है, इसलिए वो 12% लेस कर देंगे। तो 12% के लिए कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आएंगे? बेसिक सैलरी, डीए स्टार और कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी है, डीए स्टार नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स है। तो कमीशन ऑन सेल्स और बेसिक सैलरी जोड़ना तो कैलकुलेटर पे कितनी होती है, उसका 12% निकालो। तो हाँ एक मिनट, वो संख्या बोलोगे कितनी आई थी टोटल उसकी? बेसिक सैलरी प्लस कमीशन की 1,32,000। तो 1,32,000 का 12% कितना हुआ? 15,840। ये घटा देंगे, कितना आएगा? 2,160। इसमें डीए नहीं लिया क्योंकि डीए सेवा शर्तों में नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उसके बारे में। जब कुछ ना लिखा हो तो डीए सेवा शर्तों में नहीं होता है। बोनस रूल में लिखाया नहीं था। बहुत स्पष्ट बात है, आप जहां उलझोगे वहां एग्जाम में पेपर गलत हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड आप चौथी बार कर रहे हो, है ना? प्रोविडेंट फंड मतलब आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसमें बहुत स्पष्ट है, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स कट। अब इसके अलावा कोई नाम नहीं। हाउस फैसिलिटी में है तो जो जहां है उसको वहीं याद रखो, अलग जगह घुसेड़ो मत, खुद भी खराब हो गए दूसरों को भी करो। नेक्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट। तो 12 इंटरेस्ट कितना परसेंट ट्रांसफर किया है? तो लिखो एक्सेस इंटरेस्ट फ्रॉम आरपीएफ। तो कितना रुपए मिला इसको? वो कहता है 13% से 16,250 रुपए मिला। तो 16,250 बट्टे 13 इंटू टैक्सेबल कितना होगा? 9.5% से जो ज्यादा है तो 3.5 आप सीधा यहां पे लिख सकते हैं। कितना होता है? 4,375। कोई दिक्कत कर रहे हो? सारे पॉइंट आ गए। अब क्या बचा? लास्ट में हाउस फैसिलिटी। तो 13 नंबर पॉइंट ले लो, हाउस फैसिलिटी। तो हाउस फैसिलिटी में वर्किंग नोट 4। तो वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा वर्किंग नोट 4। इसमें वो कहता है कि मकान उसको दिया गया है, वो कौन से शहर का है? जयपुर का है। तो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा हो गई, तो हाउस फैसिलिटी वो हो जाएगी 15% ऑफ सैलरी। क्योंकि मकान नियोक्ता का है, ये आपको पता चल गया फेयर रेंट देखने से। तो सैलरी इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो सैलरी इज इक्वल टू में आपको पता है कि इसमें सारी कैश प्राप्तियां सब कुछ लिखा जाता है।
इसके आप नियम सुन लो एक बार। बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस अन्य मौद्रिक प्राप्तियां, ठीक है ना। बस इसमें सारी बात आ जाएगी, फैसिलिटी नहीं ली जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी बोलो कितना है। तो बेसिक सैलरी 92,000। अगला डीए नहीं आएगा क्योंकि डीए सेवा शर्तों में नहीं है। उसके बाद में बोनस कितना है, 9,000। कमीशन ऑन सेल्स है 40,000। हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, ईए लिखता हूं 7,200 और ट्रैवलिंग अलाउंस 3,000। और कोई कैश प्राप्ति है ही नहीं, है ना। बाकी तो सुविधाएं हैं, तो टोटल भी आ जाएगी आप लोगों की 1,51,200। अब इससे स्पष्ट सैलरी आपको मैं क्या लिख के दूं, हर चीज विद लाइन लिख दी कि बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ईएटीए ये लिया है। अब 15% निकालना है इसका हाउस फैसिलिटी के लिए, तो यहाँ पे लिखें हाउस फैसिलिटी। तो 1,51,200 इंटू 15% कितना आता है, 22,680। ये टैक्सेबल नहीं होगा, लेस रेंट डिडक्टेड। अब आपको समझ में आया वहां पे 10% क्यों निकाला, क्योंकि वो यहाँ पे लेस करना है। उसके 9,200 रुपये वो काट लेता है सैलरी में से किराए के, तो फिर टैक्सेबल अब आएगा। तो टैक्सेबल कितना है, 13,480। ये आंसर हुआ इसका, 13,480 वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी। समझ में आता है ना प्यारे बच्चों। तो अब इसे मेन सवाल में ले जाते हैं 13,480 को। ये रहा 13,480। और अब आप यहाँ पे टोटल लगाएंगे इसकी सही सही। दो लाख 2,28,000। आगे क्या बोलो, 615। गलत कैलकुलेशन मत करो प्यारे बच्चों, मेरे तो पार पड़ जाएगी, आपकी दिक्कत हो जाएगी। ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें से वही डिडक्शन देना है, लेस एसडी अंडर सेक्शन 16IA। और ये आपके हो जाएगा 50,000 लेस, घटाने पर टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, 1,78,615। आंसर दिया हुआ है, ये टैक्सेबल सैलरी हो गई। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है। किस किस को समझ में आया हाथों पे करे एक बार थोड़ा सा। वेरी गुड। यानी आप ये बात ध्यान रखें, जिस समय इनकम टैक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे एक गलती करी क्वेश्चन तो गलत हो गया भाई। इनमें से आप ये देख लो, कहीं पे भी एक अमाउंट गलत आती है यदि टेबल में, तो सवाल तो गलत हो गया, क्योंकि उसका आंसर मैच नहीं करेगा। और आंसर मैच नहीं करेगा तो ये समझ लो कि आपको आधे नंबर ही मिलेंगे। वो जितने नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें से आधे कट हो गए। अब अगर वो 20 नंबर में आया हुआ है तो 10 ही अधिकतम है, और यदि वो 8 नंबर में आया है तो 4 ही अधिकतम है। अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स है 4 फिर या 10। अब उसमें भी आपने और क्या गड़बड़ियां करी है, उसके आधार पर और कट हो जाएगा। तो इसलिए आपके जो ये सवाल हैं वो आप पता है एग्जाम में कब सही कर पाओगे,
मेरी समझ कहती है कि एटलीस्ट 4 से 5 बार एक सवाल आपके हाथ से निकला हो, तब जाके आप परफेक्टली एग्जाम में पूरा का पूरा सही कर पाओगे। ये यानी आप समझ ले कि नेट प्रैक्टिस 5 बार होगी ना, तब स्टेडियम में हम खेल पाएंगे। ये बहुत बेस है इसका। और ये बात इनकम टैक्स में बहुत अच्छे से लागू होती है, क्योंकि हर सवाल अलग है, हर एक सवाल की कंडीशन अलग है। नियम तो सबके एक ही थे, पर कंडीशन तो चेंज हो गई ना। कभी किसी में कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ। अच्छा, हम भी डाउट में कोई गलती कर जाते कई बार, ये होगा या नहीं होगा, एक ही संख्या गलत उठा ली तो लास्ट तक आंसर मैच नहीं होगा। दूसरा कैलकुलेशन, वो भी बड़ा इश्यू है। जिन लोगों के कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं वो भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कैलकुलेशन तो परफेक्ट हर बार होनी ही चाहिए। अगर जैसे ही आप कैलकुलेटर पे जब यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल करते हो तो ये बात चेक करो कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई है जिसके कारण से गलत है। 2 बार चेक करने के बाद ही लिखो, ये बात हमेशा याद रखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे तो गड़बड़ी होती है तो पता चल जाता है तुरंत, कोई दूसरा साथी बोल देता है अरे नहीं टोटल ये आती है। पर प्रश्न ये था कि यहाँ पे तो साथी बोल देगा, एग्जाम में तो नहीं होएगा। थोड़ा सा कोशिश करो। और एग्जाम में तो हम भरोसा भी नहीं करते, साथी बोल भी देगा वहाँ पे भी, क्योंकि कई बच्चों के मन में आगे सर वहाँ पे भी साथी बोल देगा, पर वहाँ पे भरोसा नहीं होता है, वहाँ पे खुद पे ज्यादा भरोसा होता है। चल, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। इसमें क्या लिखा है, जो जो लेस किया था उसने लिखा था ये कटने के बाद, ये कटने के बाद, ये कटने के बाद। तो जो जो लेस हुआ वो मैंने जोड़ा है। देखो 60,000 से शुरू किया, टीडीएस कटा था जोड़ दिया, आरपीएफ कटा था जोड़ दिया, ये सारे जोड़ दिया। पर अब 10% किसका वो तो पता ही नहीं है, इसलिए इसको हम 90% मान लिया। तो ये 90% है तो 82,800 बट्टे 90 इंटू 10% निकाल लिया तो वो 9,200 आ गया। तो ये 100% हो गया। ये इतनी सी बात, 100% ग्रॉस सैलरी आ गई ना, तो ये इस तरीके से चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा मिला था, उसमें से खर्च कर दिया 3,000, तो जितना खर्च करता है वहां तक कर मुक्त है। 6,000 खर्च कर दिया तो 3,000 टैक्सेबल है, जो सेविंग है वो टैक्सेबल है। और एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 है क्या? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लेना है। दो चार दो चार दो चार दो चार एक यहाँ है, 2 4 1 यहाँ है, ये रहा 60। ये यही है ना क्वेश्चन नंबर 14? ये क्वेश्चन नंबर 13 का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आया हुआ है, वो लिया हुआ है जानबूझ के ताकि कोई इंग्लिश वाला देखे तो इंदर हो उसी वीडियो में उसको मिल जाए। ये आपका क्वेश्चन 6 पॉइंट तक आया है ना? हाँ, एक पार्ट और है इसका, 2 4 ये रहा 60। ये आपके क्वेश्चन नंबर आ गया। छठा पॉइंट था ना, छठे से आगे 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट और आंसर तक। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक बार मेरे साथ आप देखें, रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चाहिए? 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर दिनेश, नागपुर, आबादी 22 लाख की एक कंपनी एक्स लिमिटेड में प्रबंधक हैं। उनको मूल वेतन का 15,000 रुपये प्रति माह आपके मिलता है
और 500 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता जो कि सेवा शर्तों के अंतर्गत है प्राप्त होता है। उनके अतिरिक्त नियोक्ता को उनको निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की गई है। एक मकान, मुफ्त मकान की सुविधा जिसका उचित किराया 800 रुपये प्रति माह है, उनको फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर जिसकी लागत 20,000 है, 9,000 रुपये है, भी दी गई है। तो फर्नीचर की लागत और वो ले लिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा घर पर टेलीफोन सुविधा के लिए 2,000 रुपये के बिल का भुगतान किए गए हैं, तो ये बिल का पेमेंट है। उनको क्रिसमस के अवसर पर 20,000 रुपये का गिफ्ट चेक नकद में परिवर्तनीय भी दिया गया है। दिनेश को नियोक्ता द्वारा कार्यालय और निजी उपयोग के लिए कंप्यूटर दिया गया है जिसकी लागत 30,000 रुपये है। 1 अक्टूबर 2019 को नियोक्ता द्वारा उनको निजी उपयोग के लिए एयर कंडीशनर दिया गया। इसे कंपनी द्वारा वर्ष 2013 में 20,000 रुपये की लागत में क्रय किया गया था। यहाँ पे ट्रांसफर है। नौकर, फराश, चौकीदार जिनकी प्रत्येक की मजदूरी 300 रुपये प्रति माह का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया। इन तीनों नौकर की नियुक्ति दिनेश द्वारा की गई थी। नियोक्ता द्वारा 20,000 रुपये के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया गया, जिसमें से 12,000 रुपये के चिकित्सा बिल सरकारी अस्पताल और 8,000 रुपये के बिल निजी अस्पताल से संबंधित थे। तो सरकारी अस्पताल टैक्स फ्री होती है। आगे, वे और उनके नियोक्ता ने अप्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 12.5% अंशदान किया और इस वर्ष की भविष्य निधि में उसे 10% वार्षिक दर से ब्याज 3,000 रुपये मिला, 9.5 हो जाए। दिसंबर 2019 में उनको 3 माह का मूल वेतन उपार्जित अवकाश त्यागने के बदले में, यानी अर्नड लीव सैलरी हो गया, उपार्जित अवकाश को त्याग करने के बदले में 3 माह के मूल वेतन यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी हो गया, तो उसकी सैलरी मिलेगी। उपरोक्त सूचनाओं से निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि दिनेश इस कंपनी में सार्वजनिक हित है। सार्वजनिक हित है मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है ये, ऐसा मानते हुए सवाल करना है। ये वापस आपका सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया, तो आप इसको आराम से रीड करो और इसे घर पे ट्राई करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।